Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of 8th class in this video. इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं हमारी 8th क्लास की साइंस बुक and as you know we have completed second lesson and its question answers in our previous video. अपने पिछले वीडियो में हम लोग सेकेंड लेसन और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड द थर्ड लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियो और हम अपने पिछले वीडियो में थर्ड लेसन को स्टार्ट भी कर चुके हैं एंड इट इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस थर्ड लेसन. वी हैव टू स्टार्ट टुडे फ्रॉम दिस पैराग्राफ. आज हमें स्टार्ट करना है इस पैराग्राफ से विच द लेसन विच नेम इज. जो लेसन हम लोग स्टडी कर रहे हैं थर्ड लेसन उसका नेम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक. रेशे का मतलब होता है धागे, एक तरह से धागे के रूप में हम इसको समझ सकते हैं. किसी भी कपड़े को बनाने के लिए रेशे का उपयोग किया जाता है. रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानव निर्मित या संश्लेषित, दूसरे प्राकृतिक. प्राकृतिक रेशे प्रकृति से प्राप्त होते हैं या एनिमल्स से प्राप्त होते हैं और संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं यानी मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं. इनको कृत्रिम रेशे भी कह सकते हैं और संश्लेषित रेशे भी कह सकते हैं. इसी प्रकार के रेशों के बारे में कुछ जानकारी इस लेसन में हम लोग आज स्टडी करेंगे एंड वी हैव टू स्टार्ट द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन. आज स्टार्ट करना है हमें इसका सेकेंड पैराग्राफ. लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी. आइए शुरू करते हैं इसकी आज की स्टडी. आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया. यहां पर हमने एक टेबल फिल की थी जिसमें हमने कुछ वस्त्रों को प्राकृतिक लिखा है और कुछ वस्त्रों को कृत्रिम लिखा है. कृत्रिम यानी होता है मानव द्वारा बनाई गई, या जो प्राकृतिक नहीं होती है वो कृत्रिम होती है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई वो कृत्रिम चीजें कहलाती है. आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया. आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कि कपास ये खेत में उगती है, ऊन जानवरों से मिलती है, रेशम के कीड़ों से मिलती है, ये प्राकृतिक रेशे हैं, आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं. दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं. तो संश्लेषित को हम मानव निर्मित रेशे भी कह सकते हैं या कृत्रिम रेशे भी कह सकते हैं. तो इस तरह से जो मानव निर्मित रेशे होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, वो मानव निर्मित कहलाते हैं या संश्लेषित कहलाते हैं. अगला जो पॉइंट है 3.1 वो है संश्लेषित रेशे क्या हैं. धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए. देखिए यहां पर चित्र भी दिया हुआ है, आपने देखी भी होगी. जो माला होती है जिसमें मनके पिरोए होते हैं, तो मनके जो होते हैं माला के अंदर वो एक ही साइज के होते हैं और सब एक जैसे दिखाई देते हैं और सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. धागे से जुड़े मनकों यानी इस तरह के जो मनके इसमें डाले हुए होते हैं. धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट, सबकी बनावट, सभी मनकों की जो बनावट है वो एक जैसी होती है, उसको स्मरण करने का प्रयास कीजिए. चित्र 3.1 अथवा चित्र 3.1 बी. ये देखिए यहाँ पर मनके ए में मनके दिखाए गए हैं, बी में कागज क्लिप जोड़कर बनाई गई लंबी श्रृंखला. ये कागजों पे लगाने की क्लिप होती है इस तरह की, इनको जोड़ करके भी एक श्रृंखला यहाँ पर बनाई गई है और ये भी एक जैसी. ये जो इकाइयां हैं जिनसे मिलकर के ये श्रृंखला बनी है, ये इकाइयां सब एक जैसी हैं. यहाँ पर मनके भी सब एक जैसे हैं. तो ये दोनों चित्र हैं यहाँ पर, उनके समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए. तो ये कागज पे लगाने की क्लिप्स आती है, इनको जोड़ करके भी एक श्रृंखला बनाई गई है. क्या दोनों में कोई समानता है. तो दोनों में समानता यही है कि जो इकाई है, जिस चीज से मिलकर के ये बनी है, ये माला ले लें भले ये श्रृंखला ले लें, ये इकाइयां आपस में समान है. ये एक इनमें समानता है. एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है. अब देखिए संश्लेषित रेशा क्या है ये हम लोग पढ़ रहे हैं.
तो जैसे माला में एक जैसे मन के मिलकर के माला बनाते हैं, ऐसे ही एक जैसी इकाइयां मिलकर के संश्लेषित रेशा बनाती है। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है, एक चेन है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। जैसे यहां पर एक एक छोटी इकाई मन का है, यहां पर छोटी इकाई क्या है, क्लिप है। वैसे ही जब संश्लेषित रेशों की बात करते हैं तो वहां पर छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होता है। तो ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनकी एक चेन बनाई जाती है, एक श्रृंखला बनाई जाती है, और उससे फिर वो कृत्रिम रेशा बनता है। इस प्रकार की अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं। छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के एकल सिंगल यूनिट बनाते हैं, फिर वो यूनिट्स मिलकर के चेन बनाते हैं जो बहुलक कहलाता है। देखिए यहां से बहुलक किसे कहते हैं, अगर ये प्रश्न आएगा तो यहां से हमें लिखना होगा, एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं। एकल इकाई यानी एकल इकाई का मतलब हो गया ये क्लिप, एकल इकाई का मतलब हो गया एक मन का। तो इस एक मनके में भी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के एक मन का बनाते हैं। तो यहां पर जो एकल इकाई की बात की गई है वो मनके को लेंगे हम एकल इकाई के लिए, या क्लिप को लेंगे। प्रत्येक छोटी इकाई, ये प्रत्येक जो छोटी इकाई होती है वास्तव में ये छोटी इकाई क्या है, रासायनिक पदार्थ है। और फिर ये छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है, और इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जिसको बहुलक कहते हैं। इंग्लिश में इसको पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई। अनेक इकाइयां, पॉलीमर का मतलब हो गया अनेक इकाइयां या अनेक भाग। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। जैसे यहां पर मन का एक इकाई है, उसकी रिपीटेशन हो रही है, उसका दोहरान हो रहा है तो एक चेन बन गई। यहां पर क्लिप एक इकाई है, उसका दोहरान हो गया तो ये चेन बन गई। तो इसी तरह पॉलीमर का मतलब होता है किसी एक इकाई का दोहरान करने से जो चीज बनती है। पॉली का अर्थ है अनेक और मर का मतलब है भाग या इकाई, यानी अनेक इकाइयां। पॉलीमर का मतलब हो गया अनेक इकाइयां। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। तो ये संश्लेषित रेशे की जब हम बात करते हैं तो ये पॉलीमर कहलाता है, या बहुलक। पॉलीमर या बहुलक जो है उसकी सहायता से संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं। और पॉलीमर या बहुलक क्या होता है वो हमने पढ़ा है। यहां पर एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या लिखा है, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। यानी वो संश्लेषित रेशे जिन बहुलकों से बनते हैं वो तो मनुष्य बनाता है, लेकिन इसी रचना पर आधारित यानी एकल इकाइयों के मिलने से चेन बनना, ऐसे बहुलक प्राकृतिक भी पाए जाते हैं, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों का द्वारा निर्मित होता है। कपास जो है वो अब चूंकि है तो बहुलक, कपास भी बहुलक है जिसको रासायनिक भाषा में सेल्यूलोज कहते हैं, और सेल्यूलोज कई ग्लूकोज की इकाइयों से बनता है। लेकिन ये जो बहुलक है ये प्राकृतिक है, ये कृत्रिम नहीं है, मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। ये बहुलक है लेकिन ये प्राकृतिक है। अब हमने पढ़ा संश्लेषित रेशे क्या हैं। तो हमने पढ़ा कि संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे हैं जो कि बहुलकों द्वारा बनाए जाते हैं, और बहुलक क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ा। संश्लेषित रेशों के प्रकार, एक रेशा होता है रेयोन नाम का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहां हम कुछ संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे। एक पहला जो रेशा है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है रेयोन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा कि रेशम कीट से प्राप्त, रेशम जो होता है वो कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े होते हैं अलग से और वो रेशम का उत्पादन करते हैं। तो रेशम जो होता है वो कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज, रेशम की खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। रेशम का कपड़ा बड़ा नरम और मखमली होता है,
इसलिए हर व्यक्ति को ये मोहित करता है। इसकी जो बुनावट होती है, जब बुनाई होती है इसकी, तो वो बहुत अच्छी सुंदर या मखमली होती है। तो इस तरह से रेशम का, लेकिन रेशम कपड़ा कहाँ से मिलता है? कीड़ों से, रेशम के कीटों से। और ये चीन से चीन ने शुरुआत में इसको बताया नहीं, पूरी दुनिया को ढक के रखा। इस जो ये क्या कहते हैं जिसको, एक गोपनीय चीज रखी इसको पूरी दुनिया को। जैसे कोरोना वायरस के बारे में चीन ने नहीं बताया पूरी दुनिया को, ऐसे ही ये इसके बारे में भी रेशम के कीड़ों से मिलता है, इस बात को भी उसने गोपनीय रखा कई समय तक, लेकिन बाद में पूरी दुनिया को पता लग गया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। अब वैज्ञानिक हर चीज को अपने लेवल पर भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। 19वीं शताब्दी के छोर पर यानी लगभग 200 यानी कि लगभग 125 साल पहले वैज्ञानिकों को रेशम के जैसा एक धागा बनाने में सफलता हासिल हुई, जिसकी बनावट रेशम के धागे की जैसी थी। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यानी ये जो जिसकी बात हम पढ़ रहे हैं रेयोन की, ये रेयोन जो रेशा है ये कृत्रिम रेशों के कैटेगरी में आता है, लेकिन ये कच्चा माल क्या है इसका? काष्ठ की लुगदी यानी लकड़ी की लुगदी। लेकिन फिर उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, रासायनिक उपचार किया जाता है, इसलिए ये कंप्लीटली प्राकृतिक नहीं है, इसलिए इसको कृत्रिम रेशों की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि काष्ठ की लुगदी तो इसका कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, लेकिन बाद में फिर उसको रासायनिक उपचार किया जाता है उसका। यह रेशा रेयोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि रेशम के समान गुणों वाला कृत्रिम रेशा कौन? रेशम तो खुद तो प्राकृतिक है, लेकिन रेशम के समान गुणों वाला कृत्रिम रेशा कौन है? वो है रेयोन। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। अब ये प्राप्त तो काष्ठ लुगदी यानी लकड़ी की लुगदी से किया जाता है, यानी ये तो प्राकृतिक हो गया। फिर यह एक मानव निर्मित रेशा है, क्योंकि मनुष्य इसको बनाता है। ये इसका कच्चा माल तो प्राकृतिक है, लेकिन इसको बना मनुष्य रहा है। दूसरी बात, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी इंक्लूड हो रहा है, इसका रासायनिक उपचार भी होता है, इसलिए ये कंप्लीटली प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम रेशा माना गया है। यह रेशा रेयोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। और यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। देखिए, हर रेशे के बारे में आपको 2-3 जानकारियां याद रखनी है कि ये रेशा कौन से प्राकृतिक रेशे के समान है एक तो, फिर वो रेशा बनाया कैसे जाता है। तो यहां हमने पढ़ा कि ये रेशम के समान गुण रखता है रेयोन। दूसरी बात, इसको काष्ठ की लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है, ये रेशम से सस्ता होता है। देखिए, जो भी कृत्रिम चीजें होती है, मानव द्वारा बनाई हुई चीजें होती है, वो सस्ती होती है, क्योंकि वो अनलिमिटेड बनाई जा सकती है, बहुत तेज स्पीड से बनाई जा सकती है, जबकि प्राकृतिक चीजों के बनने की एक स्पीड होती है अपनी, इसलिए वो महंगी होती है। तो ये रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। जैसे रेशम के धागे बुने जाते हैं, वैसे ही इसको भी, रेयोन को भी बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। ये इसका उपयोग है रेयोन का, ध्यान रखना, उपयोग भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कपास के साथ मिलाकर के तो बिस्तर की चादरें, और ऊन के साथ मिलाकर ये गलीचे और कालीन बनाए जाते हैं। यहाँ पर चित्र दिया हुआ रेयोन निर्मित वस्तुओं का चित्र, ये देखिए गलीचा बनाया हुआ है, यहाँ पर ये कुछ वस्त्र बनाए हुए हैं। तो ये है पहला संश्लेषित रेशा, जिसका नाम है रेयोन या कृत्रिम रेशम। दूसरा एक जो रेशा, हम कृत्रिम रेशों के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, दूसरा जो रेशा है कृत्रिम, वो है नायलॉन।
नाइलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए हुए बनाया गया। जैसे कि हमने पढ़ा रेयन में तो काष्ठ की लुगदी प्राकृतिक चीज से ही उसको ट्रीटमेंट करके बना रहे हैं रेयन को, लेकिन यहां पर ये जो धागा, ये जो रेशा बनाया गया नाइलॉन, ये कंप्लीटली केमिकल है, ये कंप्लीटली मैन मेड है। इसमें कोई भी मटेरियल ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। ये एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में, ये भी ध्यान रखना होगा अगर सन दी है, 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे अथवा जंतु से प्राप्त का उपयोग किए इसको बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, यानी एक कंप्लीटली बनाया गया रेशा था। ये कंप्लीटली, इसको हम मैन मेड कह सकते हैं, सिंथेटिक कह सकते हैं। तो ये संश्लेषित को सिंथेटिक ही कहते हैं इंग्लिश में। तो ये मैन मेड या कंप्लीटली सिंथेटिक ये फाइबर था। नाइलॉन रेशा, अब देखिए नाइलॉन रेशा एक तो कंप्लीटली सिंथेटिक है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसमें कोई भी मटेरियल नेचुरल यूज नहीं किया गया। और ये जो रेशा है इसके गुण क्या हैं देखिए, उधर हमने रेयन के गुण पढ़े कि रेशम के समान इसको बुना जा सकता था, कालीन बनाते हैं और गलीचे बनाते हैं, चद्दरें बनाते हैं। यहां पर देखिए इसका जो गुण है नाइलॉन का, वो है ये रेशा प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है। प्रत्यास्थ यानी प्लास्टिक की तरह जो चीजें थोड़ी खींची जा सकती है, टूटती नहीं है खींचने से, वो प्रत्यास्थ कहलाती है। तो ये प्रबल भी है यानी मजबूत भी है, प्रत्यास्थ भी है और हल्का है वजन में। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। इसमें ब्राइटनेस, चमक आती है और आसानी से धुल जाता है। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ नाइलॉन। ये जो स्पोर्ट्स के सामान आते हैं, स्पोर्ट्स के जो वियर आते हैं, स्पोर्ट्स के जो क्लॉथ्स आते हैं, कपड़े, टी शर्ट है, लोअर है, शॉर्ट्स हैं, ये सारी चीजें जिनमें आपको चमक दिखती है, लोअर टी शर्ट जैसे हैं, तो वो उनमें नाइलॉन कुछ मात्रा में जरूर होता है। इसी कारण से वो चीजें जल्दी से धुल जाती है और चमकती रहती है, हल्की भी होती है, क्योंकि नाइलॉन का प्रयोग उनमें किया जाता है। क्या नाइलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नाइलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? बिल्कुल, नाइलॉन से ही मजबूत रस्से बनाए जाते हैं, जिनको चट्टानों पर चढ़ने में काम में लिया जाता है, पैराशूट में काम में लिया जाता है। हम नाइलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराब, अपने जो मोजे आते हैं, सॉक्स, वो भी नाइलॉन के होते हैं। रस्से बनते हैं इनसे, तंबू बनते हैं। दांत साफ करने का ब्रश जो होता है वो भी नाइलॉन का है, जो ब्रिशल्स होते हैं उसके। कारों की सीट के पट्टे, ये जो सीट बेल्ट होते हैं, सीट बेल्ट भी नाइलॉन के, यानी कितने मजबूत माना जाता है नाइलॉन को, आप सोचिए। स्लीपिंग बैग, शयन थैला, यानी सर्दी के जहाँ बर्फ जमी रहती है, लोग वहां पर स्लीपिंग बैग के अंदर घुस के सोते हैं, वो भी इससे बनते हैं। पर्दे आदि, ये सारी चीजें यही सब ध्यान में रखनी होगी। ये यहाँ पर कुछ चित्र भी हैं नाइलॉन से निर्मित वस्तुएं। ब्रश है और ब्रश के ब्रशल्स हैं, ये रस्सा है, ये सॉक्स है, ये पर्दे हैं। तो यहाँ पर एक बूझो क्या कह रहा है, क्या नाइलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल ये ऐसा ही होता है। आगे हम लोग पढ़ रहे थे कि नाइलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी के निर्माण में भी किया जाता है। एक नाइलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। देखिए, अब इसकी मजबूती इतनी होती है कि नाइलॉन का जो तार है वो इस्पात के यानी मजबूत लोहे के तार से भी अधिक मजबूत होता है और उससे हल्का भी होता है। आइए हम जाने। देखिए, पैराशूट के जो रस्से हैं वो नाइलॉन के हैं, पर्वतों पर चढ़ने के रस्से नाइलॉन के हैं। नाइलॉन रेशों के ये उपयोग थे। एक क्रियाकलाप है, एक क्लैंप्स युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए। क्लैंप्स यानी कि इस तरह की ये कसने का जो चाबी जिस तरह का होता है, ये क्लैंप्स हैं। एक क्लैंप्स युक्त लोहे का एक स्टैंड लीजिए। लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए, ये धागा है।
इसे क्लैम्प्स की से बांध दीजिए जिससे ये स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ये देखिए, इस तरह से एक भार हमने इस पे लटका दिया। मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सकें। ये पलड़ा हमने बांध दिया है तो यहाँ पर बाट रखे जा सकते हैं। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए, यानी धागा कितने वजन डालने पर टूटता है। यह भार रेशे की सामर्थ्य बताता है। तो जो धागा जितना मजबूत होगा उतना ही ज्यादा वजन सहन कर पाएगा, जो कम वजन में टूट जाएगा वो कम मजबूत कहलाएगा। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी 3.2 की भांति सारणीबद्ध कीजिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये एक टेबल यहाँ पर है कि कपास का धागा कितने किलो में टूटता है, ऊन का धागा कितने किलो में टूटता है, रेशम का कितने किलो में टूटता है और नायलॉन का धागा कितने किलो में टूटता है। आप रेशों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे हुक अथवा कील का उपयोग भी कर सकते हैं। ये स्टैंड जरूरी नहीं है, अपने को तो धागे की सामर्थ्य देखनी है। और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली भी बांध सकते हैं अगर इस तरह का ये बाट रखने का नहीं हो तो, क्योंकि अपना उद्देश्य केवल धागे का सामर्थ्य देखना है। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार की कांच की गोलियों का उपयोग कर सकते हैं, यानी कोई भी प्रकार के वजन का उपयोग कर सकते हैं कि गोलियां डालते जाओ आप, उसमें कितनी गोलियों में टूटता है। सावधानी क्या है, ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं एक ही मोटाई के होने चाहिए। तो वो जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप कोई धागा मोटा कोई पतला लोगे तो उस धागे की असली सामर्थ्य का पता नहीं चलेगा। तो बराबर मोटाई और बराबर लंबाई के वो धागे होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि नायलॉन है वो सबसे मजबूत निकलेगा, जो रेशम है वो भी मजबूत निकलेगा, ऊन कच्ची निकलेगी, कपास भी जल्दी टूट जाएगा, सूती जो धागा होगा, अगर समान मोटाई के लिए जाएंगे तो इस तरह से ये एक निष्कर्ष यहाँ से निकलेगा। आज अपना समय कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने आज 2 प्रकार के धागों के बारे में पढ़ा है। एक तो रेयोन के बारे में जो कृत्रिम रेशम भी कहलाता है, और एक नायलॉन के बारे में जो कंप्लीटली मैन मेड फाइबर है, जो पूर्ण रूप से मनुष्य द्वारा निर्मित एक धागा है। इन 2 धागों के बारे में हमने पढ़ा है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ बातें जो याद रखने योग्य है उनको आप याद रखने का प्रयास करें, कि कोई धागा बनता कैसे है, उसके अंदर कौन से धागे के समान गुण पाए जाते हैं, उसका उपयोग क्या है। ये 2-3 बातें जो खास होती है इनको याद रखने का प्रयत्न करें। हम लोग अगले वीडियो में आगे का जो पॉइंट है पॉलिस्टर और एक्रिलिक, तो ये 2 धागे भी संश्लेषित धागे हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप हमने आज जो 2 धागे पढ़े हैं उनके बारे में जो जरूरी तथ्य हैं याद करने योग्य, उनको आप याद करें। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।